एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आया था, क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू 1 प्लस m अल्फा अपॉन m वाई। और इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब यहाँ पे अगर आपसे वेलोसिटी पूछे और अभी यहाँ पे क्यू वैल्यू हमने अल्फा पार्टिकल के लिए निकाला है, सिमिलरली आप जो है सॉरी मतलब क्यू और के अल्फा में रिलेशन है, यहाँ पे आप क्यू और के वाई में भी रिलेशन निकाल सकते हो। तो अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो अगर हमें निकालना हो लेट्स से क्यू एंड के वाई इनमें रिलेशन, तो आपको पता है द वैल्यू ऑफ क्यू विल बी के वाई प्लस के अल्फा, क्योंकि रिएक्शन आपकी है x इज इक्वल टू वाई प्लस अल्फा, और यहाँ पे x रेस्ट पे है, और आपको q इक्वल टू के अल्फा ए अपॉन ए माइनस 4 आप निकाल चुके हो। तो अब क्या करो, आप इस यहाँ से के अल्फा की वैल्यू निकाल लो, q इंटू ए माइनस 4 अपॉन ए, और इस के अल्फा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो आप फिर यहाँ से के वाई निकाल सकते हो। ये हो जाएगा के वाई प्लस के अल्फा, तो विच इम्प्लाइज के वाई विल बी इक्वल टू क्यू माइनस क्यू ए माइनस 4 ओवर ए, दैट इज के वाई विल बी इक्वल टू, अब इसको आप सॉल्व कर लो, 1 माइनस ए माइनस 4 ओवर ए, तो के वाई की वैल्यू हो जाएगी 4q ओवर ए। हालांकि के वाई की वैल्यू बहुत कम होती है और एग्जाम में से नहीं पूछते हैं, पर अगर बाई चांस पूछ लें तो के वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और क्यू की वैल्यू अगर नहीं दे रखी हो तो उसके लिए फिर मासेस दे रखे होंगे, तो मासेस से आप क्यू वैल्यू निकाल सकते हो और फिर क्यू से आप के वाई या के अल्फा निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपसे वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटीज को भी आप निकाल सकते हो, तो क्योंकि आपको पता है कि के अल्फा इज इक्वल टू हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से आप वी अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली के वाई इक्वल टू हाफ एम वाई वी वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आप वी वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये जो वैल्यू निकलने के बाद आती है इनका मैं डायरेक्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ये आप कर सकते हो। तो वी वाई की वैल्यू आएगी, या पहले वी अल्फा लिख लेते हैं, वी अल्फा विल बी इक्वल टू 2q ओवर एम अल्फा 1 प्लस एम अल्फा अपॉन एम वाई। ये हमने मासेस के टर्म्स में लिख दिया, इसको आप मास नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ वाई, तो वेलोसिटी ऑफ वाई क्या होगा, आप अगर रिएक्शन देखो तो आपकी रिएक्शन इस तरह से है कि वो y और अल्फा में सिमेट्रिक है, योर रिएक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एंड अल्फा। तो इस फॉर्मूले में जो आपने v अल्फा का लिखा है, इसमें हर जगह अल्फा की जगह y लिख दो और y की जगह अल्फा लिख दो, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। क्योंकि इस रिएक्शन को, जो आपने रिएक्शन लिखी, इस रिएक्शन को आप x इक्वल टू अल्फा प्लस y भी तो लिख सकते हो, यानी कि y एंड अल्फा कैन बी इंटरचेंज, तो आपका सेम तरह से ही फॉर्मूला आएगा। तो ये फॉर्मूला जाएगा रूट 2q ओवर, यहाँ पे m अल्फा की जगह m y, और ये हो जाएगा 1 प्लस एम वाई अपॉन एम अल्फा। तो ये हो गया आपके वेलोसिटीज के फॉर्मूले, अगर बाई चांस वेलोसिटी पूछे तो ये हो गया आपका अल्फा डीके एंड क्यू वैल्यू। जो बीटा डीके में क्यू वैल्यू है उसको हम बीटा डीके में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम क्यू वैल्यू को यहाँ पे रोकते हैं, और क्यू वैल्यू इन बीटा डीके उसको हम बीटा डीके वाले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। अब हमें एक नया हेडिंग डालनी है और वो है थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। तो अब मैं इसमें नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ, अगर आप ये लिख दिया हो तो। सो योर न्यू हेडिंग विल बी न्यू, आप इसे टॉपिक कह सकते हो, न्यू सब टॉपिक कह सकते हो, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी। और थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी और क्यू वैल्यू में रिलेशन होता है, इसीलिए हमने पहले क्यू वैल्यू पढ़ लिया, उसके बाद उसके साथ साथ हम थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब Q इज लेस देन 0, और थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी को लेट्स से हम K थ्रेशोल्ड से डिनोट कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन या इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई रिएक्शन जो अपने आप नहीं हो रही हो, जिसको प्रोसीड करने के लिए आपको इंसिडेंट पार्टिकल को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी।
और थ्रेशोल्ड वर्ड इसलिए कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड, किसकी काइनेटिक एनर्जी, इंसिडेंट पार्टिकल की। तो लेट से आपके पास अगर रिएक्शन ये है ए प्लस एक्स, एक्स आपका रेस्ट पे है, आपको मिला वाई प्लस बी, तो ये रिएक्शन कब हो पाई? तो ये रिएक्शन तब हो पाई जब आपने ए को काइनेटिक एनर्जी दी है। अब अगर हम इसमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम वर्ड यूज कर दें, यानी कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल रिक्वायर्ड टू प्रोसीड दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी। सो के थ्रेशोल्ड विल बी फॉर इंसिडेंट पार्टिकल। और ऐसा नहीं है कि उससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो नहीं होगी। अगर के थ्रेशोल्ड लेट से यहाँ पे 2 MeV है और अगर आपने 3 दे दी तो भी रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, अगर आपने 4 दे दी तो भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कम से कम कितनी एनर्जी दें ए को कि आपकी एनर्जी, आपकी रिएक्शन पॉसिबल हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी है ये केवल एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए होती है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी होती है जहां पे एनर्जी आपको बाहर से देनी पड़ रही है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। जैसे मान लो अल्फा डीके है, तो अल्फा डीके में थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा डीके तो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है। अल्फा डीके तो अपने आप हो रहा है, इसमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। एंड अल्फा डीके इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे क्यू पॉजिटिव है, तो इसके लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं चाहिए। तो आपको किसके लिए चाहिए? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, जो रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही हो, वहां पे आपको इंसिडेंट पार्टिकल में कुछ एनर्जी देनी पड़े और उसके बाद वो रिएक्शन पॉसिबल हो पाए। तो अब आप इसकी डेफिनेशन लिख लो। अल्टीमेटली व्हाट इज थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट, और थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल के लिए होगा। सो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल is the minimum kinetic energy required to proceed the reaction. तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो फॉर्मूले हैं मैं वो डायरेक्ट लिखा हूँ, कोई डेरिवेशन नहीं, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि 2 केस हैं, या एक तरह से 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, और वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस पे लगते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला किस रिएक्शन पे लगेगा उस पर हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट का मतलब यह है फॉर रिएक्शंस ऑफ द टाइप, फॉर रिएक्शंस तो फॉर द रिएक्शंस ऑफ द टाइप a प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस बी। ये रिएक्शन ऐसी है कि जहां पे ये जो x और y है ये आपके न्यूक्लियाई हैं, और जो a है और जो b है ये आपके लेट से पार्टिकल्स हैं। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे जो प्रोडक्ट है वो केवल 2 बने, जिसमें एक न्यूक्लियाई और एक पार्टिकल हो। और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो ये तो हो ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये जो पार्टिकल्स हैं ये लाइटर पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन 1s2, ये न्यूक्लियाई है बट इट इज लाइटर पार्टिकल, जैसे कि अल्फा पार्टिकल। तो हम पार्टिकल्स की जगह यहाँ पे लाइटर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन में जहाँ पे, और ये जो आपका एक्स है ये रेस्ट पे होगा, हम फॉर्मूला उसके लिए बता रहे हैं जहाँ पे आपका लैब सिस्टम में बात हो रही है, लैब सिस्टम में हमारा जो टारगेट होता है वो हमेशा रेस्ट होता है। तो ऐसी ऐसी रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या आएगा वो लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा के थ्रेशोल्ड विल बी इक्वल टू माइनस क्यू 1 प्लस एम ए ओवर एम एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और के थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू 1 प्लस एम ए ओवर एम एक्स। अब यहाँ पे जो आपने क्यू के साथ माइनस की मल्टीप्लाई करी, उसका मतलब ये है कि जो आपका क्यू है वो एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव है, क्यू आपका नेगेटिव है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए होगा, ये क्योंकि थ्रेशोल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो अगर क्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव में नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, आप इसको यूज कर सकते हो। अब केस सेकंड की बात कर लें, और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्मूले में अगर इंसिडेंट पार्टिकल जो ए है यहाँ पे वो ऐसा है जिसका रेस्ट मास 0 होता है, जैसे कि फोटोन, न्यूट्रिनो, तो उस केस में एम ए 0 हो जाएगा। तो इसका स्पेशल केस हो गया। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, आप इसे आपने ये लिख लिया होगा। तो इसका स्पेशल केस क्या हो गया कि इफ ए इज लेट्स से फोटोन और न्यूट्रिनो जिनका रेस्ट मास 0 होता है, न्यूट्रिनो का बहुत कम होता है तो वो ऑलमोस्ट 0 होता है, तो उस केस में एम ए की वैल्यू 0 हो गई, और जो आपका के थ्रेशोल्ड का फॉर्मूला था माइनस क्यू 1 प्लस एम ए ओवर एम एक्स, ये आपको मिल जाएगा के थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू माइनस क्यू।
और अगर आपसे टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछ ले, टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी, हालांकि टोटल पूछता नहीं पर बाई चांस टोटल वर्ड यूज कर दे टोटल, अगर उसने एनर्जी कहा होगा तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी विल बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। तो ये हो गया आपका टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। अब एक चीज और है, फॉर्मूले में माइनस क्यू आएगा, फॉर्मूले में माइनस क्यू आएगा, क्योंकि आपका जो क्यू होगा वो नेगेटिव होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो के जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, अगर आपसे रिएक्शन कुछ ऐसी लिखे हो कि a प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस बी, तो आप अपने आप ये मत सोचना कि जो x है वही हमारा टारगेट है। यानी कि जो आप सेकंड नंबर पे लिखते हो, अगर मैंने लिख दिया a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, इसका मतलब ये नहीं है कि b टारगेट है, क्योंकि इसको आप ये भी तो लिख सकते हो b प्लस ए। यानी कि केवल ये नहीं है कि जो दूसरे नंबर पे लिखा वही टारगेट है, वो सेंटेंस में कहेगा कि a टारगेट है या b टारगेट है। ये एम ए भी सही लिखा है क्योंकि हमारा इंसिडेंट पार्टिकल ए है, हमारा इंसिडेंट पार्टिकल ए है, तो एम ए सी स्क्वायर सही लिखा है मैंने। हम बात कर रहे हैं थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल ए। अगर हम ये कह रहे हैं कि ए इंसिडेंट पार्टिकल है, अगर इंसिडेंट पार्टिकल एक्स है, ऐसा हो सकता है कि आप न्यूक्लियाई को इंसिडेंट कर दो, तो अगर आपका लाइट न्यूक्लियाई इंसिडेंट कर सकते हैं, तो अगर आपका न्यूक्लियाई इंसिडेंट पार्टिकल है तो फिर उसके लिए होगा कि थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ए और बी कैन बी टारगेट एज गिवन इन योर क्वेश्चन। ये हो गया आपका केस नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर सेकंड की बात कर लें, क्योंकि आपका टारगेट तो रेस्ट पे है, तो टारगेट की इंसिडेंट काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो जो काइनेटिक एनर्जी है थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी वो इंसिडेंट पार्टिकल की है, ना कि टारगेट की, बिकॉज़ टारगेट इज एट रेस्ट। अब केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड का मतलब ये है कि हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं के थ्रेशोल्ड फॉर रिएक्शंस अदर देन ऑफ द टाइप a प्लस एक्स वाई प्लस बी। यानी कि जो केस फर्स्ट था हमारा, इसके अलावा कोई भी रिएक्शन होगी इससे डिफरेंट, वो केस सेकंड है। यानी केस सेकंड में आप इसके अलावा जो भी रिएक्शन है वो केस सेकंड वाला फॉर्मूला आप उसमें लगा सकते हो। ये स्लाइड है, किसी का रह गया हो तो केस सेकंड देखो। तो अब मैं इसमें जो है कोई रिएक्शन लिखता हूँ, तो रिएक्शन कैसी हो सकती है कि इसकी एग्जांपल है, लेट्स से मान लो प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, और यहाँ मिल गया प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन प्लस एंटी प्रोटॉन। ये वो रिएक्शन है जिसमें एंटी प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। तो ऐसी रिएक्शन में सभी पार्टिकल्स हैं और आपका जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास दो नहीं है, एक न्यूक्लियाई और एक पार्टिकल नहीं है, चारों आपके पास पार्टिकल्स हैं। तो ऐसी रिएक्शन केस फर्स्ट की नहीं है। ऐसे सिमिलरली अगर आपके पास ये है फोटोन प्लस 1H2, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ पे ये तो न्यूक्लियाई है लेकिन राइट साइड में कोई भी न्यूक्लियाई नहीं है, बोथ आर पार्टिकल्स। तो ये रिएक्शन केस फर्स्ट के लिए, मैंने केस फर्स्ट के लिए क्या कहा था कि दोनों तरफ एक पार्टिकल और एक न्यूक्लियाई, चाहे बिल्कुल लाइटर न्यूक्लियाई हो लेकिन न्यूक्लियाई होना चाहिए। अगर यानी कि अगर पी की जगह 1H1 है तो उसको भी आप प्रोटोन ही मानोगे, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, एटॉमिक रिएक्शन नहीं होती है। तो प्रोटोन का सिंबल आप एच भी यूज कर सकते हो न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो इट इज ऑल्सो ए पार्टिकल। तो ये केस सेकंड है, ना कि केस फर्स्ट, क्योंकि दोनों तरफ एक पार्टिकल एक न्यूक्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा आप लिख सकते हो के माइनस प्लस पी और सिग्मा माइनस प्लस पाई प्लस। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ केस सेकंड। ये देखो, ये है स्लाइड लास्ट, इसमें ज्यादा इसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं, सीधा एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें भी जो पुराना फॉर्मूला था उसमें हमने को जीरो कर दिया है, और बस ये कहा है कि टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी है तो उसमें रेस्ट मास एनर्जी को ऐड कर दो। अब देखो इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम के सेकंड का। तो हम लिख रहे हैं लेट द रिएक्शन बी। तो पहले कोई रिएक्शन लिखते हैं। मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है A1 प्लस A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन। यानी कि लेफ्ट साइड में हमेशा टारगेट एट रेस्ट होगा, टारगेट एट रेस्ट, और ये आपका इंसिडेंट पार्टिकल है। हमने पहले डिफाइन कर दिया, इंसिडेंट पार्टिकल A1 डिफाइन कर दिया। हो सकता है वो एग्जाम में कहते हैं कि A2 इज इंसिडेंट पार्टिकल एंड A1 इज टारगेट एट रेस्ट। तो ये डिफाइन कर रखा है। अब इनका जो रेस्ट मासेस हैं, इनके रेस्ट मासेस वो भी हमने लिख लिए। रेस्ट मासेस हमने लिख लिए M1 M2 M3 M4 N5 एंड सो ऑन। तो अब जो फॉर्मूला है उसको अब हम लिख रहे हैं। तो अब इस केस सेकंड में हमारे पास दो फॉर्मूले हैं और दोनों से आंसर सेम आएगा।
केस सेकंड में मैं फिर से बता रहा हूँ कि केस फर्स्ट में केवल एक फॉर्मूला है, केस सेकंड में दो फॉर्मूले हैं और दोनों से सेम आंसर आता है। आपकी मर्जी, आप केस सेकंड में उन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो जो पहला फॉर्मूला है केस सेकंड का, वो तो ये है, मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ इनके फॉर्मूले। तो इसका फॉर्मूला है के थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू, के थ्रेशोल्ड किसका है? इंसिडेंट पार्टिकल का, यानी कि ये A1 का है, इज इक्वल टू माइनस क्यू सम ऑफ masses of all particles divide by 2 into mass of target पार्टिकल या टारगेट न्यूक्लियर जो भी है, 2 into mass of target। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और के थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू माइनस क्यू सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स का मतलब m1 m2 m3 m4 m5 जितने भी पार्टिकल्स हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सभी के, और टारगेट क्या आपके पास m2। तो ये आपके पास हो गया फॉर्मूला नंबर फर्स्ट ऑफ के सेकंड। ठीक है, अब इसका आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, और दूसरा फॉर्मूला है के थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनका स्क्वायर माइनस सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इनका स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ओवर 2 इंटू मास ऑफ टारगेट। तो इसको अगर हम, तो ये वाला फॉर्मूला कैसा है? इस वाले फॉर्मूले में क्यू की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस क्यू नहीं दे रखा है या सभी मासेस दे रखे हैं और आप क्यू उनसे निकाल सकते हो, लेकिन उनसे ना निकाल के आप डायरेक्ट के थ्रेशोल्ड निकाल सकते हो। तो प्रोडक्ट मासेस कौन से हैं आपके? यहाँ पे है M3 M4 M5 जितने भी मासेस हैं प्रोडक्ट वाले उनका स्क्वायर माइनस रिएक्टेंट्स वाले केवल दो है, एक इंसिडेंट एक टारगेट, इनका स्क्वायर का डिफरेंस into c square upon 2 into mass of target. So this is your formula number second of case second. इन दोनों में से आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दोनों सेम आंसर आएगा। अब जो है मैं एक चीज और बता दूं, इसमें फिर क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो सेकंड रिएक्शन है वो एक तरह से, जो सेकंड केस है वो एक तरह से रिलेटिविस्टिक है, उसमें ज्यादा पार्टिकल्स है। ठीक है, हम उसे रिलेटिविस्टिक कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक तरह से केस सेकंड इज इन जनरल रिलेटिविस्टिक। तो इसमें पार्टिकल्स इन जनरल ज्यादा होते हैं, इसमें न्यूक्लियाई हो सकते हैं, पर इसको हम रिलेटिविस्टिक कह सकते हैं, और केस फर्स्ट को आप नॉन रिलेटिविस्टिक कह सकते हैं। अब जो है इसमें दो बातें और बतानी है। तो इसके बाद आप एक चीज लिखो नोट करके, तो वो ये है कि इफ इन केस फर्स्ट केस फर्स्ट का कोई रिएक्शन है, इफ इन केस फर्स्ट द रेस्ट मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इज जीरो, यानी कि इंसिडेंट पार्टिकल आपका फोटोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो हो सकता है। ऐसे केस के लिए अगर ऐसा है कि रेस्ट मास इंसिडेंट पार्टिकल जीरो है, then we can use formula of both case first and case second in such reactions। अगर कोई रिएक्शन ऐसी है कि जिसमें जो केस फर्स्ट की तरह नजर आ रही है, जिसमें एक पार्टिकल और एक न्यूक्लियाई दोनों तरफ है, लेकिन इंसिडेंट पार्टिकल ऐसा है जो जिसका रेस्ट मास जीरो है, तो ऐसी रिएक्शन में आप अगर केस फर्स्ट से करोगे और केस सेकंड से करोगे तो आंसर्स ऑलमोस्ट सेम होंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल है, मान लो न्यूट्रिनो प्लस गैलियम 31 71, और यहाँ पे हो गया Ge 32 और 71 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको दिख रहा है, ये केस फर्स्ट की तरह नजर आ रहा है, ये दोनों न्यूक्लियाई है और ये दोनों पार्टिकल है। तो ये केस फर्स्ट वाला फॉर्मूला इस पर लगा सकते हो आप, लेकिन केस सेकंड वाला भी लगा सकते हो, क्योंकि ये केस फर्स्ट का स्पेशल केस है जिसमें कि इंसिडेंट पार्टिकल का रेस्ट मास जीरो है। दोनों से आंसर ऑलमोस्ट, मतलब एग्जैक्ट सेम तो नहीं, ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल है फोटोन प्लस अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पे है 1H3 प्लस 1H1। 1H1 का मतलब ये प्रोटॉन भी कह सकते हो इससे। तो ये भी यही है कि यहाँ पे दोनों तरफ न्यूक्लियाई है, दो न्यूक्लियाई और दोनों तरफ एक एक पार्टिकल है, लेकिन रेस्ट मास जीरो है इंसिडेंट पार्टिकल फोटोन का। इसके बाद इसकी दूसरी और एग्जांपल सकती है 37 क्लोरीन
17, यहाँ पे हो गया आर्गन 18 प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे होगा 37, और लास्ट में फोटोन Fe 56 26, Fe 26 प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ पे जाएगा 55। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे आप दोनों केस वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। अब हम आगे चलें। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है थ्रेशोल्ड लीनियर मोमेंटम, P threshold corresponding to K threshold in case second, यानी कि रिलेटिविस्टिक केस में। तो अब कुछ रिलेटिविटी के फॉर्मूले हम यूज करेंगे। तो रिलेटिविटी में आपने पढ़ रखा है टोटल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। साथ में आपने पढ़ रखा है टोटल एनर्जी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4। तो हमें के थ्रेशोल्ड अगर पता हो तो के थ्रेशोल्ड के टर्म्स में हम पी थ्रेशोल्ड कैसे निकालें, तो इन दोनों फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमें पी निकालना है, पी थ्रेशोल्ड, तो आप यहाँ पे लिख लो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पे ई की वैल्यू जो है एम नॉट सी स्क्वायर प्लस के ये रख दो, तो यहाँ से पी स्क्वायर which implies p square c square is equal to m naught c square plus k का होल स्क्वायर माइनस m naught स्क्वायर c रेज़ टू पावर 4। इसको आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा m naught स्क्वायर c रेज़ टू पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 2 m naught c स्क्वायर k माइनस m naught c स्क्वायर c रेज़ टू पावर 4। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर आया वो आया p इज इक्वल टू रूट k स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m naught c स्क्वायर इंटू k डिवाइड बाई सी, ये आंसर आया। तो अगर ये रिलेशन आपके पास आ गया है तो आप इसी रिलेशन को लिख सकते हो कि पी थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू के थ्रेशोल्ड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम नॉट सी स्क्वायर इंटू के थ्रेशोल्ड रूट ओवर सी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर ये लिख लिया हो तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसे आप लिख लो एक बार और फिर बताएं मुझे कि फिर हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये, थोड़ा सा ब्लर्ड है क्योंकि मैंने ये क्रॉप करके सीधा लिख दिया तो ताकि मेरा टाइम बचे, लेकिन ये थोड़ा ब्लर्ड आ गया तो इसे शायद दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन टू प्रोड्यूस 5 mesons फ्रॉम द रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन दे रखी है जहाँ पे इंसिडेंट पार्टिकल भी प्रोटॉन है और टारगेट भी प्रोटॉन है। यहाँ लिखा हुआ है वेयर टारगेट प्रोटॉन इज एट रेस्ट। तो वन प्रोटॉन इज ए टारगेट व्हिच इज एट रेस्ट एंड सेकंड प्रोटॉन इज इंसिडेंट पार्टिकल। सो यू हैव टू कैलकुलेट थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट प्रोटॉन। टारगेट ऑलवेज मेंशन होगा, पर यहाँ पे इंसिडेंट और टारगेट दोनों सेम पार्टिकल्स हैं, इसीलिए इसमें से एक टारगेट है और एक इंसिडेंट पार्टिकल है। टारगेट यहाँ पे रेस्ट पे और यहाँ पे रेस्ट मासेस प्रोटॉन और पाई नॉट के दे रखे हैं। तो अब सबसे पहले क्योंकि ये क्वेश्चन थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी का है तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि केस फर्स्ट और केस सेकंड में से कौन सा केस है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, केस फर्स्ट या केस सेकंड? तो ये केस सेकंड है, क्योंकि केस फर्स्ट में हमने कहा था केस फर्स्ट हमारा ऐसा था जिसमें एक पार्टिकल है एक न्यूक्लियाई है, लेकिन यहाँ पे सभी पार्टिकल्स हैं और राइट साइड में जो प्रोडक्ट्स हैं वो 3 पार्टिकल्स हैं, तो ऑब्वियसली इट इज केस सेकंड। अब आप केस सेकंड से के थ्रेशोल्ड निकाल सकते हो। केस सेकंड में 2 फॉर्मूले हैं, उन दोनों से किसी भी फॉर्मूले से आप आंसर निकाल सकते हो। तो केस सेकंड में जो आपके पास, अब मैं आपको दिखाने के लिए
यहाँ पे मैं दोनों फॉर्मुले से निकालता हूँ उसका आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें फॉर्मुला नंबर केस सेकंड का फॉर्मुला फर्स्ट करना हो, लेट्स से फॉर्मुला नंबर फर्स्ट, तो इस फॉर्मुले में क्यू की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये फॉर्मुला क्यू के टर्म्स में है। तो सबसे पहले क्यू निकाल लो। क्यू क्या होता है? क्यू होता है सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी क्योंकि आपका क्यू जो है माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है, ये थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन है, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए होती है, इसीलिए क्यू आपका नेगेटिव आएगा। और एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू क्या गई? 135 MeV बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यानी कि 135 माइनस का नेगेटिव में MeV आएगा, तो क्यू की वैल्यू आपकी नेगेटिव 135 आ गई। अब यहाँ पे फॉर्मूले को यूज करो, तो हमारे पास फॉर्मूला है K threshold is equal to minus Q sum of the masses of all particles upon twice of mass of target। तो ये तो Q की वैल्यू रख दो, Q की वैल्यू आ गई 135, सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स का मतलब 4 MP प्लस m पाई नॉट, और ये हो गया अपॉन 2 MP। इसको कैलकुलेट करो और देखो कितना आंसर आ रहा है। तो ये हो गया 135 4 इंटू 938 प्लस 135 ओवर 2 इंटू 938, तो ये वैल्यू आ गई। हाँ ये एक मिनट, कहीं गलती है इसमें, एम, हाँ एम पाई नॉट, हाँ एम पाई पाई नॉट। तो इसको कितना आंसर है बताओ? इज इक्वल टू कितना आ गया? 279 आया होगा, 279, यस 279.714 ये हो गया। इसी में ही आप फॉर्मूला सेकंड से और देख लो। फॉर्मूला सेकंड में क्या है? के थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनका स्क्वायर माइनस सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इनका स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ मास ऑफ टारगेट, जो कि यहाँ पे प्रोटॉन है। तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2 MP प्लस m पाई नॉट इसका स्क्वायर माइनस 2 MP स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर भी मल्टीप्लाई में इंटू सी स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इससे भी आंसर 279.714 आएगा। ठीक है, अगर ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ये वाला, इस क्वेश्चन को आप पढ़ो। इन 1956 an experiment was performed to search for antiproton which could be produced in the reaction this। तो इस रिएक्शन में एंटीप्रोटॉन डिस्कवर हुआ था 1956 में। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट प्रोटॉन इफ टारगेट प्रोटॉन इज एट रेस्ट, और आपको एमपी की वैल्यू 938.3 दे रखी है। तो ये कौन सा केस हो गया? ये भी आपको साफ नजर आ रहा, केस सेकंड है ये। तो इसको इसमें केस सेकंड में फॉर्मूला फर्स्ट या फॉर्मूला सेकंड किसी से भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर बताओ कितना होगा? ठीक है, तो अब इसमें हम जो है लेट्स से केस सेकंड का फॉर्मूला नंबर फर्स्ट लगाते हैं। आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट सेकंड किसी से भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला फर्स्ट में सबसे पहले आप क्यू निकालोगे, क्यू की वैल्यू आएगी 2 MP माइनस 4 MP। पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है और एंटी प्रोटॉन होता है वो दोनों पार्टिकल एंटी पार्टिकल हैं, तो उनके मास जो है रेस्ट मास दोनों के सेम होंगे। रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल विल बी सेम और इक्वल, सो यू कैन से माइनस 4 MP if you consider that mass of proton is equal to mass of antiproton, let's say MP। ठीक है, तो MP इनको MP दोनों को MP कह रहे हो, तो MP कह रहे हो तो फिर आप यहाँ पे MP लिख सकते हो। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया माइनस 2 MP सी स्क्वायर। इसके बाद अब आप फॉर्मूले में रखो, के थ्रेशोल्ड हो गया आपके पास माइनस क्यू सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स अपॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन या टारगेट, तो ये हो जाएगा 2 MP सी स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा 6 MP, ये हो जाएगा 2 MP, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 2 MP
सी स्क्वायर इंटू 3, यानी कि ये हो जाएगा 6 MP सी स्क्वायर। अब यहाँ पे MP की वैल्यू रख दो तो ये आएगी 6 इंटू 938.3 MEV बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू अभी 5 6 5 6 तुम्हारी सही आई है वैसे, 5629 कह सकते हो, या हम कहें, चलो ये लिख देता हूँ मैंने एक्चुअली कैलकुलेट कर नहीं रखी है, तो तुम्हारा सही मानते हो 5629.8, 55629.8 ये हो गया, या 5.6298 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूले नंबर सेकंड से भी आप इसे कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपको रिएक्शन दे रखी है और ये बता रखा है कि जो प्रोटॉन है वो रेस्ट पे है और वो टारगेट है। तो इंसिडेंट पार्टिकल यहाँ पे के माइनस है, के मेसॉन है जो कि के माइनस इंसिडेंट पार्टिकल है, और पार्टिकल्स आपके के नॉट, के प्लस और ओमेगा माइनस ये बने हैं। तो ये सभी पार्टिकल्स हैं और इसलिए ये भी जो है केस सेकंड है। सबके रेस्ट मासेस दे रखे हैं, के प्लस का और के माइनस का बराबर है क्योंकि वो पार्टिकल एंटी पार्टिकल है। के नॉट का 498 है और प्रोटॉन का 938 और ओमेगा माइनस का 1675। आपको क्या निकालना है, के थ्रेशोल्ड और साथ में मिनिमम मोमेंटम रिक्वायर्ड यानी कि पी थ्रेशोल्ड, किसका, इंसिडेंट पार्टिकल का, जो कि यहाँ पे के माइनस है। तो के सेकंड का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो, देखो कितना आंसर आएगा। तो अब की बार मैं यहाँ पे के सेकंड में फॉर्मूला नंबर 2 यूज करता हूँ, आपकी मर्जी, आप फर्स्ट वाला भी कर सकते हो। के सेकंड में फॉर्मूला 2, फॉर्मूला नंबर सेकंड। तो डायरेक्ट आंसर जाएगा के थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट मासेस का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रिएक्टेंट्स, सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स इनका स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ मास ऑफ द टारगेट, जो कि इस केस में प्रोटॉन है। अब यहाँ पे इन सबकी वैल्यूज रख दो और देखो MEV में कितना आंसर आ रहा है। नहीं, ये 5123 नहीं आया इसका आंसर, देखो कहीं मिस्टेक करिए, देखो क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये सही आंसर है, 2698.4, 2698.4। मैंने 47 लिखा हुआ है, आपने 43 लिखा है, जो भी आंसर सही है हो सकता है 43 सही हो सकता है 47, तो ये आंसर है। अब आप क्या करो, अब यहाँ से पी थ्रेशोल्ड निकाल लो। तो पी थ्रेशोल्ड का फॉर्मूला हमने जो डिराइव किया था वो लिख रहे हैं, के थ्रेशोल्ड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ के थ्रेशोल्ड इंटू 2 एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट का मतलब इस केस में एम के माइनस, क्योंकि हम इंसिडेंट पार्टिकल की बात कर रहे हैं और इंसिडेंट पार्टिकल का के थ्रेशोल्ड, तो इसलिए जो यहाँ पे रेस्ट मास यूज हो रहा है वो भी इंसिडेंट पार्टिकल के माइनस का होगा, ना कि के प्रोटॉन का। इसका अंडर रूट ओवर सी। तो इसको देखो कितना आंसर आ रहा है, यहाँ पे जाएगा के थ्रेशोल्ड यानी कि 2698.47 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू के थ्रेशोल्ड 2698.47 इंटू रेस्ट मास ऑफ के माइनस यानी कि 494 ओवर सी। ये जब इसका डेरिवेशन किया था, तो जब डेरिवेशन कर रहे थे तो वहां पे एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ले रहे थे। तो यहाँ पे एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी किसकी है, ये मोमेंटम किसका है, ये इंसिडेंट पार्टिकल का है। चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे मोमेंटम हो, चाहे टोटल एनर्जी हो, ये सभी 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 इंसिडेंट पार्टिकल की है। इसलिए यहाँ पे जो मास यूज हुआ है वो भी इंसिडेंट पार्टिकल के माइनस का होगा, ना कि टारगेट का। तो अब देखो किसी का आंसर आया इसमें। ठीक है, तो अब इसका आंसर आएगा 3153.98। ठीक है, यही यही होगा 3153.98, ये है MEV बाई सी। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई, नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे 2 नहीं आएगा, एक मिनट,
ये 2 तो सिर्फ एक बार रहेगा, यहाँ 2 बार 2 लिखा गया, ये एक 2 हटा दो। फॉर्मूले में है 2 इंटू के थ्रेशोल्ड इंटू एम के माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, एक ही 2 है, 2 2 नहीं है, तो एक 2 हटा दो, ये आएगा। फॉर्मूला है रूट के थ्रेशोल्ड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ के थ्रेशोल्ड इंटू एम के माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें एक मिनट, इसका आंसर होना चाहिए, मैंने एक्चुअली गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ है 3.15, उसके बाद क्या है वो मैंने लिखा हुआ नहीं है। तो आप इसमें देख लो कि 3153 आ रहा है या 3154 आ रहा है, जो भी है इसको देख लो। ये मैंने जो अपना आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3.15 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी। तो इसके 5 के बाद 3 है या 4 है, ये मुझे भी, मैंने भी कैलकुलेट करा था। तो 5 आप में से कुछ कह रहे हैं 4, कुछ कह रहे हैं 3, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट क्या है ये आप देख लेना एक बार। तो अब यहाँ पे ज्यादा लोग 5 4 लिख रहे हैं शायद, तो 5 4 होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट सेलेक्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको निकालना है द मिनिमम एनर्जी दैट ए फोटोन मस्ट हैव इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इन ए कोलिजन विद एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये रेस्ट पे है और इंसिडेंट जो है वो फोटोन है, और इससे आपको 2 इलेक्ट्रॉन और 1 पॉजिट्रॉन मिल रहा है। यहाँ पे रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का स्मॉल एम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आपका पार्टिकल एंटी पार्टिकल है, तो दोनों का रेस्ट मास सेम होगा। यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन का दिया है, पर पॉजिट्रॉन का मास भी स्मॉल एम ही होगा। तो आपसे पूछा है मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, और एनर्जी का मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो आपको के थ्रेशोल्ड चाहिए किसका, फोटोन का। तो सबसे पहले यहाँ पे केस कौन सा है, केस फर्स्ट या केस सेकेंड? तो केस फर्स्ट ये नहीं है, क्योंकि केस फर्स्ट में दोनों तरफ एक पार्टिकल और एक न्यूक्लियस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे राइट साइड में 3 पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो सभी पार्टिकल्स हैं, तो ऑब्वियसली ये केस सेकेंड है। तो इट इज केस सेकेंड। नाउ यू कैन यूज फॉर्मूला फर्स्ट और फॉर्मूला सेकेंड ऑफ केस सेकेंड। तो अब आप आंसर बताओ क्या आएगा। तो अभी यहाँ पे आंसर आ गया एक, बाकी और लोग बताएं क्या आंसर आया। अब यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में ये कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन थ्रेशोल्ड एनर्जी का, जबकि थ्रेशोल्ड वर्ड यूज भी नहीं हुआ। तो उसके लिए यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज है। अगर थ्रेशोल्ड वर्ड यूज नहीं कर रहे तो मिनिमम कर रहे हैं वो, तो मिनिमम का मतलब वही है कि आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। ये 2.04 कैसे निकाल दिया, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एम चाहिए, 4 ऑप्शन है और उसके हिसाब से करना है। आपको एम की वैल्यू 0.51 यूज नहीं करनी, आपको एम यूज करना है और एम के टर्म्स में आना चाहिए। यहाँ पे दे तो रखा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इन ए कोलिजन विद एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, तो दे तो रखा है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, तो इलेक्ट्रॉन टारगेट है और इंसिडेंट क्या कर रहे हो, फोटोन। तो लिखा हुआ है मिनिमम एनर्जी दैट ए फोटोन मस्ट हैव, तो फोटोन की एनर्जी पूछा है, तो ऑब्वियसली फोटोन इज इंसिडेंट पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन इज टारगेट। तो के थ्रेशोल्ड हो गया आपका सम ऑफ द, हम फॉर्मूला नंबर सेकंड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि सम ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनका स्क्वायर माइनस सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इनका स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ टारगेट, जो कि यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो जाएगा, प्रोडक्ट्स हो गया आपके 3m का स्क्वायर माइनस रिएक्टेंट, केवल मास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का है क्योंकि फोटोन का मास 0 होता है, 2m। तो ये हो जाएगा आपका 9m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ओवर 2m। तो ये हो जाएगा 8m स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2m, यानी कि हो जाएगा 4m सी स्क्वायर। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला नंबर 2 यूज किया हमने, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट से भी यूज कर सकते हो ऑफ केस सेकंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट है ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है, असाइनमेंट नंबर फर्स्ट है बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज एंड क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन, उसका क्वेश्चन नंबर 19 है। तो यहाँ पे दे रखा है द मासेस ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई टेकिंग पार्ट इन दिस रिएक्शन। तो आपको ये रिएक्शन दे रखी है, तो रिएक्शन ये रिएक्शन एक्चुअली लिथियम 3 7
प्लस प्रोटॉन, यहाँ पे आप पी लिख सकते हो या एच लिख सकते हो, और यहाँ पे है न्यूट्रॉन, और यहाँ पे कोई न्यूक्लियाई एक्स है। तो ये जो न्यूक्लियाई एक्स है, अगर आप दोनों तरफ मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंजर्व करो तो ये यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे आएगा एक्चुअली 4। तो अब यहाँ पे आपको सभी के मासेस दे रखे हैं, और यहाँ पे सभी एटॉमिक मासेस हैं। एटॉमिक वर्ड यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पे एच से पता चल रहा है, एच में यहाँ पे थर्ड डेसिमल प्लेस पे 8 है। इसका मतलब ये एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, ना कि न्यूक्लियर मास है, यानी कि ये प्रोटॉन का नहीं है। प्रोटॉन का होता तो डिफरेंट होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहले आप क्यू वैल्यू निकालो, तो क्यू वैल्यू कितनी आएगी। तो इसमें ए पार्ट हम कर रहे हैं, तो क्यू वैल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ द, यहाँ पे देख सकते हो दोनों तरफ पहले सबसे पहले क्यू वैल्यू के लिए हमने क्या कहा था, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर न्यूक्लियर मास होता तो फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड, बट इन केस ऑफ एटॉमिक मास दैट कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। कंडीशन क्या थी कि दोनों तरफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। वो यहाँ पे है, आप इसमें देख सकते हो। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास में भी आप कह सकते हो कि मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर, वो है। तो यहाँ पे जाएगा मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ एच माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ एक्स इनटू सी स्क्वायर। यहाँ से आप कैलकुलेट करो कितना आंसर आ रहा है, और ये देखो कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट। तो 19 में इसका आंसर आ रहा है माइनस, इसे कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है माइनस, और कैसे करोगे इसे, एटॉमिक मास यूनिट में मासेस हैं तो ये हो जाएगा 0.00177। इसको एमयू में चेंज करने के लिए अगर रिलेशन नहीं दे रखा है तो जो स्टैंडर्ड रिलेशन आपको पता है 931.5, 1 एटॉमिक मास यूनिट इनटू सी स्क्वायर इज 931.5। इससे आ रहा माइनस 1.648, या आप कह सकते हो माइनस 1.65 है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि दिस इज करेक्ट। ये करेक्ट है ऑलमोस्ट, क्योंकि 648 और 65 करेक्ट है। तो अब स्टेटमेंट नंबर बी, स्टेटमेंट नंबर बी है द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो क्या ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक? क्योंकि Q यहाँ पे लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो आप कह सकते हो कि इट इज एंडोथर्मिक, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ऑब्वियसली ये एक्सोथर्मिक नहीं है। तो इसका मतलब जो सी स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर सी में, जो कि सी आपका इनकरेक्ट है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज नॉट एक्सोअर्जिक। मैंने कहा था एक्सोथर्मिक और एक्सोअर्जिक एक ही बात है, ऐसी एंडोथर्मिक या एंडोअर्जिक भी लिख सकते हो। तो इसी आप करेक्ट हो गया। अब डी को आप देख सकते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल प्रोटॉन इज 1.88। तो यहाँ पे कह दिया कि इंसिडेंट पार्टिकल प्रोटॉन है, ठीक है। और यहाँ पे लिथियम बताया नहीं है, पर लिथियम रेस्ट का होना चाहिए, तभी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ एक पार्टिकल है और एक न्यूक्लियाई है, तो ये केस फर्स्ट से आप कर सकते हो। तो केस फर्स्ट का फॉर्मूला लगाओ। केस फर्स्ट का फॉर्मूला है के थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू माइनस क्यू 1 प्लस एम ए अपॉन एम एक्स। इस केस में एक ए क्या है, ए आपका इंसिडेंट पार्टिकल है, 1 प्लस एम प्रोटॉन या एम एच कह सकते हो, एम एच ओवर एम एक्स, जो कि है मास ऑफ लिथियम। ये क्वेश्चन आपके बुकलेट में नहीं है, ये असाइनमेंट नंबर 1 में है। असाइनमेंट आपका अपलोड किया होगा शुरू में, जो बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, ये असाइनमेंट है बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज एंड क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी जो पढ़ाई थी, यानी कि जिसमें हमने बताया था मासेस, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, और पैकिंग फ्रैक्शन, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के थे, कुछ क्वेश्चन बाद वाले थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब क्यू वैल्यू और थ्रेशोल्ड एनर्जी के थे। तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 19 असाइनमेंट नंबर 1 में है। तो इसको आप जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो ये आएगा, ये जाएगा 1.648, ये हो जाएगा 1 प्लस 1.00814 7.01822। तो ये आ जाएगा 1.88 MeV। तो ये डी वाला स्टेटमेंट भी सही है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में जो मास है वो फ्रैक्शन में है, तो आप यहाँ पे भी मास को एक ऑलमोस्ट मास नंबर के बराबर लिख सकते हो, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो अगर मासेस नहीं दिए होते तो मास नंबर आप यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्लाइड है ये भी आपका असाइनमेंट नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्योंकि आपने या तो जो लोग लेट यहाँ पे जिन्होंने एडमिशन लिया, जो भी बात है, तो उनको शायद ये असाइनमेंट नहीं के बारे में ना पता हो, तो ये अपलोड हुआ था। तो इसमें जो क्वेश्चन मतलब आप तो पूछ नहीं रहे हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो इसमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है,
बैक स्लाइड ये है। उसके बाद अब नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 20, असाइनमेंट 20 नहीं, असाइनमेंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, निकालो। द मिनिमम एनर्जीज ऑफ गामा रेज। तो एनर्जी कह सकते हैं आप, क्योंकि गामा रे यहाँ पे एक तरह से फोटोन है, ठीक है। गामा रे है पर एक रिएक्शन की बात करें तो एक फोटोन है। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा रेज नीडेड टू डिसइंटीग्रेट ए न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आपने फोटोन इंसिडेंट किया किस पे, न्यूट्रॉन पे। तो डिसइंटीग्रेट ए न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मासेस दे रखे हैं प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के और न्यूट्रॉन के, और यहाँ पे ये लिखा नहीं है, ये होना चाहिए था न्यूट्रॉन एट रेस्ट, क्योंकि फॉर्मूले आपके रेस्ट के लिए है, लैब सिस्टम में जो टारगेट होता है वो रेस्ट होता है उसके लिए। तो निकालो कितना आंसर आएगा। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि ऐसे केस में जहाँ पे ये केस फर्स्ट नजर आ रहा है, केस फर्स्ट नजर आ रहा है, क्योंकि नहीं सॉरी केस फर्स्ट नहीं है, क्योंकि ये भी प्रोटोन है, ये केस सेकंड है, इट इज केस सेकंड। तो यहाँ पे राइट साइड में दोनों ही पार्टिकल है, इट इज केस सेकंड। तो केस सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ और देखो कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब जो है यहाँ पे केस सेकंड का फॉर्मूला नंबर सेकंड लगा रहा हूँ मैं, जो कि है मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, सम ऑफ मास प्रोडक्ट्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स का स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर अपॉन 2 इनटू मास ऑफ टारगेट। तो कितना आंसर हो गया, ये हो जाएगा जो प्रोडक्ट है आपके वो है मास ऑफ H प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू का स्क्वायर माइनस मास ऑफ 1H2 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ टारगेट जो कि है न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन सी आ गया, यानी कि 1.73। वैसे तो अगर आप यहाँ पे केस फर्स्ट लगा दोगे तो भी आंसर यही आ रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में ये गलती नहीं करनी है। ये जो मैंने आपसे कहा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने जो केस फर्स्ट है केस सेकंड है ये मैंने अपने आप बनाए हुए हैं, मतलब कि बुक में इन जनरल केस फर्स्ट केस सेकंड नहीं लिखा हुआ है, बुक में तो सीधे फॉर्मूले कराए हुए हैं और सीधा क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो ये पता नहीं चलता कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाए। तो इसको आसान बनाने के लिए मैंने अपने आप ही कह दिया कि केस फर्स्ट ऐसे इस तरह के रिएक्शन में ये वाला फॉर्मूला लगा दो और केस सेकंड इस तरह के रिएक्शन में ये वाला लगा दो, ठीक है। तो इसलिए, और ये जो फॉर्मूले ड्राइव है जो मैंने डायरेक्ट लिखा है ये सब मैनिपुलेशन करने के बाद तब आए, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो मैं जैसे मैंने कहा है आप वैसे ही अप्रोच करो कि जब यहाँ पे राइट साइड में दोनों पार्टिकल है तो ये केस सेकंड है, केस फर्स्ट नहीं है, और इसमें जो है केस सेकंड का फॉर्मूला लगा के हमने आंसर निकाला। अब हम आगे चल रहे हैं। अब जो आपकी बुकलेट में क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। तो पेज नंबर 37 में ये क्वेश्चन है डिफर 2011 का, इसको आप पढ़ो और देखो क्या आंसर आएगा। तो ये है, ए फास्ट मूविंग नाइट्रोजन 14 न्यूक्लियस कोलाइड्स विद एन, ये आपको दिख रहा है, हाँ अब सही, विद एन अल्फा पार्टिकल एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम। यानी कि इस केस में जो अल्फा पार्टिकल है ये रेस्ट पे है, यानी कि ये टारगेट है, और इंसिडेंट पार्टिकल है नाइट्रोजन 14। और लेबोरेटरी फ्रेम इसलिए लिखा है क्योंकि लेबोरेटरी फ्रेम में टारगेट रेस्ट पे होता है। ये शायद आपको पता है, पर थोड़ा सा आइडिया होगा लैब फ्रेम का और सेंटर ऑफ मास फ्रेम का। लैब फ्रेम में जो हम रिएक्शंस करते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में, वो इन जनरल जो हमारा टारगेट होता है वो रेस्ट पे होता है, और इंसिडेंट पार्टिकल को इंसिडेंट करते हैं और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं। लेकिन कैलकुलेशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आसान होती है, तो उसी को एनालाइज करते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज एट रेस्ट इनिशियली एंड आफ्टर कोलिजन आल्सो। तो यहाँ पे हुआ क्या कि लैब फ्रेम में हो क्या रहा है कि जो आपका ए और एक्स है उसके बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, और सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास भी राइट साइड में चलेगा, क्योंकि अगर ए पार्टिकल राइट साइड में चल रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो सेंटर ऑफ मास भी एक्स डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उन दोनों के बीच में होगा, जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करेगी उसके बीच में होगा। लेकिन इसी को अगर हम एनालाइज करें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो आप जो अपना ऑब्जर्वर है उसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अटैच कर दो,
तो अगर आपका ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अटैच कर दिया तो अब उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास फिक्स हो गया। अब उस ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगा? उस ऑब्जर्वर को ये नजर आएगा कि जो पार्टिकल ए है वो उसकी तरफ आ रहा है, लैब फ्रेम में वीसीएम चल रहा है एक्स की तरफ, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो सेंटर ऑफ मास से अटैच हो गया, तो उसको एक्स टारगेट भी अपनी तरफ आता हुआ नजर आएगा। लेकिन असलियत में हो क्या रहा है? असलियत में तो वीसीएम एक्स की तरफ चल रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ऑब्जर्वर वीसीएम से अटैच कर दिया, ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास से अटैच कर दिया, तो उसको एक्स अपनी तरफ आता हुआ नजर आएगा और सेंटर ऑफ मास ऑलवेज रेस्ट होगा। तो बिफोर कॉलिजन तो ये हो गया, और आफ्टर कॉलिजन आपका ए सॉरी बी, आपका बी और वाई अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो आफ्टर कॉलिजन भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट फ्रेम में ये दोनों कुछ एंगल बनाएंगे, लेट्स से थीटा एंड फाई, बी और वाई। तो थोड़ा तो ये आपको क्लासिकल में पढ़ाया जाएगा या शायद पढ़ा दिया हो, तो वहां से आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे फिलहाल लेफ्ट फ्रेम की बात हो रही है। अब फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं, और फिर इनमें रिलेशन है। इस समय रिलेशन है वीसीएम लेफ्ट फ्रेम, वीसीएम टारगेट का, क्रॉस सेक्शन में रिलेशन एक्सेट्रा। तो अब मैं इसे हटा दूं, अगर तो इसका आंसर क्या हो गया, निकालो। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये केस आपको क्या नजर आ रहा है, केस फर्स्ट या केस सेकंड। तो यहाँ पे आपका जो हाँ सही है, केस फर्स्ट है। क्यों? मैंने आपसे कहा था कि दोनों तरफ एक न्यूक्लियर होना चाहिए, जो यहाँ पे है नाइट्रोजन है एक तरफ, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो आंसर जो है 5.4 समथिंग आएगा, ये दूसरा आंसर है, दूसरी आंसर है। मैंने क्या कहा था कि दोनों तरफ एक न्यूक्लियर हो, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और दोनों तरफ एक पार्टिकल हो, यहाँ पे प्रोटॉन, और अल्फा को भी पार्टिकल आप कह सकते हो। मैंने कहा लाइटर पार्टिकल को भी पार्टिकल कह सकते हो। तो इन जनरल ये केस फर्स्ट है, तो केस फर्स्ट वाला फॉर्मुला लगा सकते हो, और फॉर्मुला आपके पास क्यू के टर्म्स में आएगा। तो सबसे पहले क्यू निकाल दो। क्यू है आपका मास ऑफ एन प्लस मास ऑफ अल्फा माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन इंटू सी स्क्वायर। सभी मासेस यहाँ पे दे रखे हैं, उसको रख दो, 931.5 की मल्टीप्लाई कर दो टू कन्वर्ट इट इनटू एमईबी। तो ये जो क्यू है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, ये आएगा माइनस 1.201635। अब अल्टीमेटली के थ्रेशोल्ड केस फर्स्ट में होगा माइनस क्यू 1 प्लस एम ए। एम ए का मतलब मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल जो इस केस में एन है, उसके बाद अपॉन एम एक्स जो कि इस केस में है अल्फा जो टारगेट है। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, इसका आंसर आएगा 1.201635 1 प्लस ये है आपका 14.00307 14.00307 अपॉन 4.0026। तो ये हो गया आपका 5.4 समथिंग। तो मेरे ख्याल मेरा 05 है, आपने जो भी लिखा है तो 5.4 वाला आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 37, यानी कि इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 3। ये है नेट दिसंबर 2016। यहाँ पे आपसे पूछा है व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन फॉर इट टू स्प्लिट अल्फा पार्टिकल। तो फोटोन प्लस अल्फा पार्टिकल इज एट रेस्ट, इट इज टारगेट, इनटू ट्रिटियम यानी कि 1s3 प्लस प्रोटॉन। तो ये कौन सा केस नजर आ रहा है आपको? अब सबसे पहले तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज है, व्हाट इज शुड बी द मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन थ्रेशोल्ड एनर्जी का है। तो केस फर्स्ट और केस सेकंड में कौन सा हो गया केस? आप यहाँ पे देखो केस, तो यहाँ पे एक्चुअली ये केस फर्स्ट है, क्योंकि ये केस फर्स्ट है क्योंकि यहाँ पे ये भी न्यूक्लियाई है और ये भी न्यूक्लियाई है, भले स्मॉल न्यूक्लियाई हो लेकिन न्यूक्लियाई है, और ये आपका पार्टिकल, ये भी पार्टिकल। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि केस फर्स्ट, इट इज केस फर्स्ट, मैंने आपसे कहा था कि अगर केस फर्स्ट में इंसिडेंट पार्टिकल का रेस्ट मास 0 हो तो आप फॉर्मूला केस सेकंड का भी लगा सकते हो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो इट इज केस फर्स्ट, बट सिंस the incident particle has rest mass equal to 0, so you can use formula of case second as well, and you will get the same answer in by using both the formula. यहाँ पे अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे केस फर्स्ट या केस सेकंड किसी से भी निकाल सकते हो। तो केस फर्स्ट वाला अगर फॉर्मुला यूज करें तो केस फर्स्ट का जो फॉर्मुला है वो तो ये है एक्चुअली, के थ्रेशोल्ड इक्वल टू माइनस क्यू 1 प्लस मास ऑफ फोटोन अपॉन मास ऑफ He, और क्योंकि फोटोन का मास 0 है तो इसलिए इसका आंसर माइनस क्यू हो जाएगा। तो सिंपल आप क्यू निकाल दो और क्यू नेगेटिव आएगा, और इसलिए जो भी क्यू नेगेटिव है उसका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है इसका आंसर। तो यहाँ पे अगर हम निकालें 19.37, हाँ तो कुछ यही आ रहा है। तो जब हम क्यू निकालेंगे तो ये आएगा मास ऑफ
He माइनस मास ऑफ 1h3 माइनस मास ऑफ H इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि मास ऑफ फोटोन 0 है, तो ये वैल्यू माइनस 19.3 आएगी। और ये ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे 1 AMU 938 दिया है, इसको भी भूलना नहीं है, 931.5 नहीं है, 938 दे रखा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 938 की होगी, ना कि 931.5 की, और तब ये आंसर माइनस 19.3 आएगा, और इससे के थ्रेशोल्ड की वैल्यू प्लस का 19.3 होगी। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप 1h3 न्यूक्लियाई तो है, भले लाइटर न्यूक्लियाई हो, बट 1h3 से न्यूक्लियाई, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि एक न्यूक्लियाई पार्टिकल होना चाहिए। अगर यहाँ पे दो लाइटर न्यूक्लियाई होते, अगर यहाँ पे दो लाइटर होते, लेट्स से 1h2 1h2, तो भी हम ये कहते हैं कि एक को न्यूक्लियाई मान लो और एक को पार्टिकल मान लो, तो भी ये केस फर्स्ट हो जाता, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोई रूल नहीं है, ये मैंने ही डेवलप किया है कि केस फर्स्ट केस सेकंड कैसे कह दो इसे, ठीक है। तो आसानी के लिए, ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर केस सेकंड में आपने फर्स्ट लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए उससे बचने के लिए तो 19.5 आ रहा है, ठीक है, तो 19.3 नहीं है, तो आप देख लो जो भी आ रहा है माइनस 19.5 आ रहा है शायद, ठीक है। तो जो भी करेक्ट आंसर, तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो 19.3 वाला हो जाएगा, ठीक। तो 19.5 है, ठीक है, 19.5 ही मानते हैं, तो यहाँ पे हम जो है इसको 19.5 ही लिख देते हैं, 19.5, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर 19.3 जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको देखो, ये है आपका पेज नंबर 38 2017। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए ड्यूट्रॉन ऑफ मास कैपिटल M तो ये आपने लिख लिया होगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, ए ड्यूट्रॉन ऑफ मास कैपिटल M एंड बाइंडिंग एनर्जी कैपिटल B इज स्ट्रक बाय ए गामा रे फोटोन। तो आपका जो गामा रे फोटोन है उसने एक ड्यूट्रॉन को स्ट्रक किया, ड्यूट्रॉन का मास M और बाइंडिंग एनर्जी B दे रखे हैं, तो बाय गामा रे फोटोन ऑफ एनर्जी ई गामा, तो फोटोन की जो एनर्जी है वो ई गामा दे दी है, एंड इज ऑब्जर्व टू डिसइंटीग्रेट इनटू ए न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में चेंज हो गया, ठीक है, तो ये रिएक्शन है। अब यहाँ पे दिया है कि इफ बी इज वेरी वेरी लेस देन mc स्क्वायर द मिनिमम वैल्यू ऑफ ई गामा मस्ट बी। तो ये जो यहाँ पे लिखा है मिनिमम, तो इसका मतलब मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा है। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि एक्चुअली इन केस ऑफ फोटोन फोटोन के लिए टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, क्योंकि फोटोन के रेस्ट मास एनर्जी होती है। तो इन केस ऑफ फोटोन के गामा इज इक्वल टू ई गामा, ठीक है, या इसे कह सकते हो एच न्यू, क्योंकि एज रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 0। तो जो यहाँ पे ई गामा लिखा है वो आप टोटल एनर्जी कह सकते हो या काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात है, यानी कि यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछिए ई गामा, तो आप यहाँ पे थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे, जो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है बी इज वेरी वेरी लेस देन mc स्क्वायर, इसको आप बाद में देख सकते हो कि क्या इसका यूज करेंगे। तो वैसे तो इसका आंसर ये है कि इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला ड्राइव है वो ये सब मैनिपुलेशंस करने के बाद है, लेकिन फिर भी आप फॉर्मूला यूज करो, और बाद में अगर आपको लगता है कि आंसर नहीं आ रहा है, और तो आप देखोगे कि बी लेस देन वेरी लेस देन mc स्क्वायर का यूज नहीं कर सकते हैं कि नहीं। तो अब क्या करना है हमें, अब हम इस क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ आप, क्योंकि यहाँ पे के थ्रेशोल्ड चाहिए, तो सबसे पहले ये बताओ कि ये केस फर्स्ट है, केस सेकंड? हाँ बिल्कुल सही, तो ये केस सेकंड है, केस सेकंड है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन पार्टिकल है, इट इज केस सेकंड, तो ये हो गया केस सेकंड। अब केस सेकंड में यहाँ पे हम फॉर्मूला नंबर फर्स्ट यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला फर्स्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मास दे रखा है, तो यहाँ से मास की हेल्प से आप मतलब पहली बात तो सभी मासेस नहीं दे रखे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास नहीं दे रखा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उस पर आएंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला फर्स्ट यूज करते हैं ऑफ केस सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्यू वैल्यू निकाल लो, तो क्यू वैल्यू क्या आएगी, क्यू वैल्यू है मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, दोनों तरफ जो मासेस, हम यहाँ पे मास दे नहीं रखा न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, पर हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास मान लेते हैं mn और mp, तो ये हो जाएगा मास ऑफ h माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन इनटू c स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास, तो जिसे आप लिख सकते हो m माइनस mn माइनस mp इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे mn और mp तो देख नहीं रखे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, और अब यहाँ पे जो फोटोन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी दे रखी है, सॉरी फोटोन क्या, ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी भी दे रखी है, तो आप q का फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी में भी लिख सकते हो, और क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों तरफ बराबर है, तो आप कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जो कहता है कि q इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स
सम ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। और मैंने आपसे कहा था कि बाइंडिंग एनर्जी केवल न्यूक्लियाई की होती है, पार्टिकल की नहीं होती है। तो यहाँ पे फोटोन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी जीरो होगी, और इसलिए सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन की यूज होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी जीरो, और जो रिएक्टेंट है उसमें केवल बी आएगा जो कि न्यूट्रॉन का, तो ये हो जाएगा माइनस बी। तो अब आपने क्यू वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ द नोन क्वांटिटी बी। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो आपने सेकंड का यूज किया, वहां से क्यों निकल गया। अब आप फॉर्मुला नंबर फर्स्ट है वो क्या है, के थ्रेशोल्ड, जो कि आप यहाँ पे कह सकते हो ई थ्रेशोल्ड, किसके लिए, फोटोन के लिए। तो ई थ्रेशोल्ड या के थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू माइनस क्यू इनटू सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। फॉर्मुला ये है। तो सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्यू ऑलरेडी है, वो सेकंड फॉर्मूले में इनटू सी स्क्वायर। तो ये हो गया अपॉन 2 इनटू मास ऑफ टारगेट 2 इनटू एम। तो आपको ये निकालना है। अब इस वाले फॉर्मूले में क्यू की वैल्यू रख दो, लेकिन यहाँ पे एम एन और एमपी की वैल्यू नहीं पता है। तो एम एन और एमपी की वैल्यू कैसे निकालोगे, एम एन और एमपी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से यूज कर लोगे। कैसे, तो यहाँ पे एम एन प्लस एमपी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो फर्स्ट और सेकंड से यूज करो। तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें जो क्यू की वैल्यू है उसे लिख दो माइनस बी। तो आप लिख दोगे माइनस बी इज इक्वल टू एम माइनस एम एन प्लस एम पी और बी अपॉन सी स्क्वायर कर दो। तो फर्स्ट और सेकंड से आपने ये लिख दिया कि यहाँ पे क्यू की वैल्यू होगी माइनस बी, और एम एन प्लस एम पी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे और किसमें रखोगे, नीचे जो आपने फॉर्मूला लिखा है के थ्रेशोल्ड का। अब आप में से कोई बताए, कोई किसी का आंसर आ रहा है, अब इसको आप कैलकुलेट करो। तो आप सभी का आंसर यहाँ पे, सबका आंसर 2 आ रहा है। 2 क्या लिखा, अच्छा 2 आपने के सेकंड पाया, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है बताओ। ठीक है, तो ऑप्शन डी है इसका। देखो और लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से आपने निकाला एम एन प्लस एम पी इज इक्वल टू एम प्लस बी बाई सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं, तो ये वैल्यू हो गई बी, ये हो जाएगा एम एन प्लस एम पी की वैल्यू है एम प्लस बी बाई सी स्क्वायर, यहाँ हो गया अपॉन 2m, यह आ जाएगा आपका इसे आप कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा आपका 2m, यानी कि b 2m प्लस 2m अपॉन 2m प्लस b अपॉन 2m सी स्क्वायर। यहां से आप कह सकते हो कि अगर m से m कैंसिल हो गया और 2 को बाहर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2b प्लस b स्क्वायर अपॉन m सी स्क्वायर, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन किया। यहाँ पे एम एन प्लस एम पी की वैल्यू हमने इससे निकाली, जो कि हो गई एम प्लस बी बाई सी स्क्वायर। अब आप इसको फिर से देखो, यहाँ पे के थ्रेशोल्ड निकालना है, तो के थ्रेशोल्ड फोकस रखो। सबसे पहले के थ्रेशोल्ड निकालने के लिए फॉर्मूला लिख दो के सेकंड का। के सेकंड का हमने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा जो कि है माइनस क्यू इनटू सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अपॉन 2m। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो क्यू है उसको निकालने के लिए आपने फॉर्मूला यूज करे मास वाला और बाइंडिंग एनर्जी वाला। वहां से बाइंडिंग एनर्जी वाले फॉर्मूले से आपने क्यू निकाल दिया जो कि माइनस बी आया, उसको आपने के थ्रेशोल्ड के फॉर्मूले में रख दिया। लेकिन एम एन प्लस एम पी की वैल्यू भी उस फॉर्मूले में है, जिसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो कि क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मास से वहां से निकाल दिया, उसको उसमें रख दिया और उससे आपका के थ्रेशोल्ड आ गया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप एम एन प्लस एम पी की वैल्यू एक दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो। वो कौन सा मेथड है, वो ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हमें पता है बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियाई क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई क्या होती है। अगर कोई न्यूक्लियाई ये है जहाँ पे जेड प्रोटॉन्स हैं और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज इक्वल टू जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर, ये होती है, ये न्यूक्लियर मास है। तो इस फॉर्मूले में हमें बाइंडिंग एनर्जी भी दे रखी है। हमारे पास न्यूक्लियर कौन सा है, 1h2। तो इस न्यूक्लियर में जेड की वैल्यू भी 1 है और एन की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे आप रख सकते हो एम पी प्लस एम एन माइनस इसका मास एम दे रखा है इंटू सी स्क्वायर। तो क्या यहाँ से भी आप एम पी प्लस एम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू भी वही आएगी जो है बी बाई सी स्क्वायर प्लस एम। तो इससे भी वही वैल्यू निकली जो आपके क्यू वैल्यू से निकली। आप यहाँ से भी वैल्यू रख सकते हो एम पी प्लस एम एन, ठीक है।
तो एक तो आप यहाँ से रख सकते हो और एक इससे पहले आपने क्यू वैल्यू वाले फॉर्मूले से mn प्लस mp की वैल्यू के थ्रेशोल्ड वाले फॉर्मूले में रखी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। देखो ये हमने mp प्लस mn की वैल्यू निकाली, वही है जो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्यू वाला जो फॉर्मूला है उससे निकाली है, क्योंकि क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी भी हमने -b निकाल रखी है। ठीक है, अब हमें जो लास्ट क्वेश्चन करना है थ्रेशोल्ड एनर्जी का, वो है ये पेज 52 क्वेश्चन नंबर 1, नेट दिसंबर 2011। इस क्वेश्चन को देखो, लास्ट स्लाइड ये है। तो अब देखो पेज नंबर 52। An atom of mass m can be excited to a state of mass m plus del या delta by photon capture। यानी कि आपके पास कोई एटम है जिसका कोई एनर्जी स्टेट है, तो उसका मास m है, तो उसका करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल ये था। तो जब आपने इसमें फोटोन इंसिडेंट किया तो इसने फोटोन कैप्चर किया और एक्साइट होके इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो ऑब्वियसली इसका मास भी इंक्रीज हो गया, तो आपको ये मिल गया बाय फोटोन कैप्चर। अब क्वेश्चन ये है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन व्हिच कैन कॉज दिस ट्रांजिशन इज। जो आपका फोटोन है उसकी एनर्जी होती है h न्यू, और काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी के बराबर हो जाएगी h न्यू, क्योंकि इसका रेशमा 0 है। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में ना तो मिनिमम वर्ड यूज है ना थ्रेशोल्ड वर्ड यूज है, फिर भी ये क्वेश्चन थ्रेशोल्ड एनर्जी का कैसे हुआ, कैसे पता चलेगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप फोटोन में कम से कम एनर्जी कितनी दो कि वो m से m प्लस डेल्टा हो जाए या डेल हो जाए। तो इसमें आप ज्यादा इससे ना कम दे सकते ना ज्यादा दे सकते। तो इसको हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट एनर्जी देनी पड़ेगी इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर, यानी कि यू हैव टू गिव मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स लेवल फ्रॉम m टू m प्लस डेल। तो कम से कम इतनी दोगे जो इसका डिफरेंस है, नहीं तो इसका जो मास है वो m प्लस डेल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने इससे थोड़ी भी कम दी, इसकी थोड़ी भी यहाँ पे कम रह गई, तो वो एक्साइट नहीं हो पाएगा इस लेवल पे। तो यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड कह सकते हो। तो आप यहाँ पे के थ्रेशोल्ड या ई थ्रेशोल्ड आपको निकालना है। जब आपने ई थ्रेशोल्ड निकाल दिया तो उससे फिर आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और ये जो एनर्जी है वो इंसिडेंट पार्टिकल की होती है, इस केस में इंसिडेंट पार्टिकल फोटोन है। अब आप में से कोई बताए कि अगर हम थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला यूज करें तो यहाँ पे केस फर्स्ट करें या केस सेकंड करें। तो अब आप में से जो आप लोग जो बता रहे हो, तो उसमें से कुछ कह रहे हैं केस फर्स्ट, कुछ कह रहे हैं केस सेकंड। एक्चुअली क्या है, यहाँ जो एटम है उसका मास m है, जो एटम है उसका मास m है, और जो प्रोडक्ट बना वो भी सिंगल एटम है, उसका मास m प्लस डेल है। इट इज वन एटम, ये एटम प्लस पार्टिकल नहीं है, इट इज नॉट एटम प्लस पार्टिकल या न्यूक्लियाई प्लस पार्टिकल नहीं है। तो राइट साइड में केवल एक ही एटम बना। तो अब बता सकते हो केस फर्स्ट है केस सेकंड। केस फर्स्ट के लिए राइट साइड में एक न्यूक्लियाई और एक पार्टिकल बनना चाहिए, न्यूक्लियाई या एटम कह लो, एक एटम और एक पार्टिकल बनना चाहिए, जबकि राइट साइड में एक एटम ही रह गया है, पार्टिकल नहीं है। तो हम इसे केस सेकंड कहेंगे ना केस फर्स्ट, क्योंकि राइट साइड में एक एटम या एक न्यूक्लियाई है केवल। ये जो डेल्टा है ये पार्टिकल नहीं है, ये तो उसका मास है, उसका मास बढ़ गया है, ये सिंगल एटम है। तो अल्टीमेटली मैंने रिएक्शन ये लिखी है जहाँ पे मैंने मास लिख दिया है, लेकिन मास की जगह हम कोई एटम लिख सकते हैं, लेट्स से एटम एक्स। तो यहाँ पे गामा प्लस एक्स है जो एटम है, और यहाँ पे एक्स स्टार बन गया है इसका एक्साइटेड स्टेट, जिसका मास बढ़ गया है। तो एक्चुअली रिएक्शन इस तरह की है, तो कोई पार्टिकल इसके साथ नहीं है। तो ये केस सेकंड है। अब केस सेकंड की हेल्प से आप इसका आंसर देखो क्या आएगा। अब निकालो। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला नंबर फर्स्ट यूज करें अगर, तो फॉर्मूला फर्स्ट से सबसे पहले क्यू निकालो। नहीं, हम केस फर्स्ट या केस सेकंड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मास ऑफ फोटोन इज 0। ये केस फर्स्ट है ही नहीं। वो तो इसलिए ये था कि केस फर्स्ट में आप केस सेकंड यूज कर सकते हो अगर इंसिडेंट पार्टिकल का मास 0 है, बट इट इज नॉट केस फर्स्ट। केस फर्स्ट इसलिए नहीं है क्योंकि राइट साइड में केवल एक एटम या एक न्यूक्लियाई है जो कि एक्साइटेड स्टेट में है, उसके साथ कोई दूसरा पार्टिकल नहीं बना है। तो दोनों तरफ एक पार्टिकल और एक न्यूक्लियाई या एक एटम होना चाहिए था। राइट साइड में केवल एक एटम है,
भले ही उसका मास बढ़ गया हो, इसलिए इट इज नॉट केस फर्स्ट, इट इज केस सेकंड। अब यहाँ पे मैं क्यू वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो क्यू वैल्यू है मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। तो इससे आपका आ गया माइनस डेल सी स्क्वायर। ये आपका नेगेटिव है क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ से आप के थ्रेशोल्ड निकाल दो या ई थ्रेशोल्ड फॉर फोटोन, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू सम ऑफ द मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अपॉन 2 इंटू मास ऑफ टारगेट। तो क्यू की वैल्यू होगी डेल सी स्क्वायर, सम ऑफ मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स क्या हो गए, ये हो जाएगा m प्लस डेल ओवर 2m। ठीक है, तो ये हो गया डेल सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2m प्लस डेल ओवर 2m। अब आपको पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू एंड देयरफॉर फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू ई थ्रेशोल्ड अपॉन एच। तो ये हो जाएगा डेल सी स्क्वायर 2m प्लस डेल ओवर 2m एच। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपका जो है ये हमने ये किया है, यहाँ पे अगर आप देखो पेज नंबर 53, पेज 53 क्वेश्चन नंबर 1, वो भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट है, सेम कह लो या सिमिलर क्वेश्चन कह लो, सिमिलर क्वेश्चन। तो उसका आंसर भी यही आएगा जो यहाँ पे मैंने निकाला है। इसको आप देख सकते हो, ऐसे कर लेना, मतलब करना क्या है, यही सॉल्यूशन तो यही है। आप क्वेश्चन एक बार देख सकते हो, तो वो भी यही सेम क्वेश्चन। ठीक है, मैंने जो है पेज नंबर से सही बताया ना आपको, नहीं 53 है, 53, हाँ 53 सही बताया, 53 क्वेश्चन नंबर 1। ये टिफर 2010 का है, टिफर 2010, तो इसका आंसर भी यही आएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। केस फर्स्ट के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, केस फर्स्ट के लिए जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट में तो खैर एक रिएक्टेंट में क्या होगा, रिएक्टेंट में एक पार्टिकल और एक न्यूक्लियाई होना चाहिए। ठीक है, दोनों पार्टिकल नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, प्रोडक्ट्स में भी एक पार्टिकल एक न्यूक्लियाई होना चाहिए। यहाँ पे केवल एक न्यूक्लियाई है या एक एटम है, तो दोनों तरफ एक पार्टिकल एक न्यूक्लियाई है, तो केस फर्स्ट है, और उसके अलावा कुछ और है तो केस सेकंड है। अब आगे चलते हैं। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया, क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन एंड थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है, हालांकि आज टाइम एक तरह से पूरा ही हो गया। तो जो नया टॉपिक है वो हमें स्टार्ट करना है अल्फा बीटा एंड गामा डीके। तो अल्फा डीके में हमने क्यू वैल्यू तो कर लिया है, अब यहाँ पे हम 5 मिनट में थोड़ा सा बात करते हैं अल्फा डीके की, और फिर बाकी हम कल करेंगे सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। तो अब हमें नया टॉपिक लिखना है अल्फा बीटा एंड गामा डीके। इस नए टॉपिक में हम पहले अल्फा डीके की बात करेंगे, फिर बीटा डीके की, फिर गामा डीके की। और बीटा डीके में जो क्यू वैल्यू रह गया हमारा, जो क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें जो बीटा डीके में जो क्यू वैल्यू निकलती है उसको हम बीटा डीके में कवर कर लेंगे। अल्फा डीके का केवल हमने क्यू वैल्यू अभी तक कवर किया है, उसके अलावा अल्फा डीके में और क्या क्वेश्चन आ सकता है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा डीके की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, 2-3 मिनट लिख रहे हैं बस, उसके बाद इसे रोकते हैं क्योंकि टाइम भी हो चुका है, एक तरह से 4-5 मिनट बचे हैं। तो अल्फा डीके एक्चुअली होता क्या है उसकी बात करते हैं। तो अल्फा डीके की जो रिएक्शन है वो तो आपने लिख रखी है, A-4 Z-। अल्फा बीटा गामा डीके के लिए एक नया असाइनमेंट मिलेगा, उसको मैं बता दूंगा, तो अपलोड कर देंगे। तो जब इसे करेंगे तो उसमें जो भी क्वेश्चन आप कर लेना। प्लस अल्फा, और अल्फा एक्चुअली क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस। यहाँ पे जो एक्स है वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे डीके हो रहा है। एक्चुअली डीके की रिएक्शन कौन सी होती है, डीके की रिएक्शन वो होती है जहाँ पे जो लेफ्ट साइड जो आपका रिएक्टेंट है वो यहाँ पे सिंगल पार्टिकल या न्यूक्लियाई हो। अगर ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे सिंगल पार्टिकल या न्यूक्लियाई है एज रिएक्टेंट, देन इट इज कॉल्ड डीके रिएक्शन। राइट साइड में आपके पार्टिकल्स 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, पार्टिकल या न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम डीके कहते हैं। इसलिए अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके में लेफ्ट साइड में एक न्यूक्लियाई होता है, तो इट इज डीके रिएक्शन। अल्फा डीके इसलिए क्योंकि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल यहाँ से एमिट हो रहा है।
अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं. अल्फा डीके इज पॉसिबल, या हम कह सकते हैं मोर प्रोबेबल फॉर लार्जर न्यूक्लियाई. अल्फा डीके इन जनरल लार्जर न्यूक्लियाई में ऑब्जर्व करते हैं, जबकि बीटा डीके लाइटर में भी हो जाता है फॉर लार्जर न्यूक्लियाई, जहां पे हम कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन 90. अगर मास नंबर ग्रेटर देन 90 है तो वहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अल्फा डीके के होने की. तो जब लार्जर न्यूक्लियाई है तो उसमें ऐसे मानिए कि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाता है, और या आप कह सकते हो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव. तो दिस पेरेंट न्यूक्लियाई इज रेडियो एक्टिव. So in a larger nuclei, there is more proton-proton, there is more Coulomb repulsion between proton-proton. So your parent nuclei is unstable, and to make itself stable, alpha decay observed होता है. तो हम कह सकते हैं कि it is due to Coulomb repulsion effect. Which is large for लार्जर न्यूक्लियाई. कुलम रिपल्सन ज्यादा होता है लार्जर न्यूक्लियाई के लिए, इसलिए ज्यादातर ये अल्फा डीके लार्जर न्यूक्लियाई पाया जाता है. नंबर बी है, नंबर सेकंड पॉइंट है कि ये जो रिएक्शन है अल्फा डीके इज स्पॉन्टेनियस. अल्फा डीके इज स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप हो रहा है, आपको बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है. इसका मतलब Q इज ग्रेटर देन 0, दैट इज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी इज रिलीज्ड. तो जो आपका Q वैल्यू है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो होगी के वाई प्लस के अल्फा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स इज 0. अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि सिंस y इज हैवियर, y आपका हैवी है, दस के वाई इज वेरी लेस. तो के वाई वेरी लेस होगा या वेरी स्मॉल होगा, तो इसका मतलब जितना भी Q वैल्यू रिलीज हो रहा है वो सारा का सारा आपका इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल मिलेगा. तो हम कह सकते हैं कि Q वैल्यू इज about 98, हम कह बल्कि Q वैल्यू नहीं, हम कहेंगे के अल्फा. हम कह सकते हैं कि 10 के अल्फा इज अबाउट 98% ऑफ द Q वैल्यू. जो भी Q वैल्यू, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसका 98% इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल मिलता है. एंड ओनली अबाउट 2% ऑफ Q वैल्यू इज के वाई. अब जो है लास्ट लाइन लिखते हैं आज के लिए, वैसे टाइम हो गया है. लास्ट लाइन ये है कि जो Q वैल्यू है अल्फा डीके में उसकी वो कितनी होती है. तो Q वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है, Q वैल्यू 5 MeV से लेके 11 MeV होती है. तो हम यहाँ पे लास्ट लाइन लिख रहे हैं कि Q वैल्यू इन अल्फा डीके इज इन द रेंज ऑफ 5 MeV टू अबाउट 11 MeV. ठीक है, और सभी पॉजिटिव होती है. ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी योर पेरेंट न्यूक्लियाई पे. अगर पेरेंट न्यूक्लियाई कुछ और कोई और होगा, कोई चेंज होगा, तो उसका Q वैल्यू डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, तो ये है, इट विल, आप कह सकते हो इट विल डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई. ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं. अब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. और अब जो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है. और आप अगर किसी ने गेट का एग्जाम दिया हो तो गेट 2021 में 2 क्वेश्चन इससे आए थे, यानी बीटा डीके से, एक क्वेश्चन बीटा से और एक क्वेश्चन गामा डीके से आया. सर लास्ट स्लाइड दिखाइए. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर बाकी सब ठीक मतलब हो गया है सर. केस 1 और केस 2 में ही थोड़ा सा बस कंफ्यूजन हो रहा है कभी कभी. तो केस 1 में सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में ही एक पार्टिकल और एक न्यूक्लियाई होना चाहिए. तो मैंने ये कहा था कि एक पार्टिकल एक न्यूक्लियाई, लेकिन अगर 2 न्यूक्लियाई है तो उसमें और 2 में भी एक लाइटर है, तो उस लाइटर न्यूक्लियाई को हम पार्टिकल ऐसे पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं. ओके ओके. यानी कि अगर अल्फा है तो अल्फा को पार्टिकल भी कहते हैं, बट इट इज न्यूक्लियाई. तो अगर 2 अल्फा है, मान लो 2 अल्फा रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसमें से एक को आप न्यूक्लियाई कह दो, एक को पार्टिकल कह दो. ओके. तो केस फर्स्ट का मतलब यह है कि एक न्यूक्लियाई हो और एक पार्टिकल दोनों तरफ. लेकिन अगर 2 न्यूक्लियाई है तो उसमें से एक को आप पार्टिकल ट्रीट कर सकते हो. ओके ओके. और सर इसके अलावा कुछ भी है तो वो केस 2. उसके अलावा कुछ भी है तो केस. ठीक, थैंक यू सर. हेलो सर, अगर प्रोडक्ट में ड्यूटेरियम 1H2 आ रहा हो न्यूक्लियाई, तो हम उसे उसमें केस सेकंड में कंसीडर करेंगे या केस फर्स्ट में? अगर प्रोडक्ट में 1H2 आ रहा हो और 1H2 के साथ में दूसरा कोई न्यूक्लियाई हो,
तो 1s2 को पार्टिकल मान लो, दूसरे को न्यूक्लियाई मान लो। और अगर 1s2 के साथ कोई पार्टिकल लाइक से प्रोटॉन, तो हाँ, 1s2 को न्यूक्लियाई मानो और प्रोटॉन को पार्टिकल मान लो। ओके सर, अगर 1s2 होगा अगर उसके साथ कोई पार्टिकल होगा तो हम उसे न्यूक्लियाई मान सकते हैं। हाँ, बिकॉज 1s2 इज ए न्यूक्लियाई। लेकिन अगर 1h1 है तो 1h1 तो प्रोटॉन ही है, दैट इज, तो वो हाँ न्यूक्लियाई। हाँ सर, यस सर, ओके लेकिन अगर साइड साइड में 3 है, 1h2 प्लस लेट्स से प्रोटॉन प्लस कुछ और, तो फिर वो केस फर्स्ट नहीं हो सकता। केस फर्स्ट में 2 ही होंगे, एक पार्टिकल एक न्यूक्लियाई। ओके सर। और मैंने फिर से कहा कि ये सिर्फ आपको आसान बनाने के लिए है, अदरवाइज किसी बुक में केस फर्स्ट केस सेकंड नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि हम कौन सा फॉर्मूला कब लगाएं। एक मिनट में, एक मिनट में, एक मिनट। ये है आपकी स्लाइड नंबर फर्स्ट। हाँ, हेलो सर, हाँ जो हमने भी केस, हेलो हाँ सर, जो केस वन, मतलब अगर हम इस तरह से समझें कि जो केस वन है उसमें दोनों तरफ एक एक न्यूक्लियाई होगा और एक पार्टिकल होगा, उसके एक्सेप्ट अगर कोई और टाइप की रिएक्शन है, जैसे भी आपने टिफर वाला क्वेश्चन करवाया, तो उन सबको हम केस टू में ले तो वो भी क्वेश्चन हो जाएंगे ना सर? देखो, अगर एक पार्टिकल एक न्यूक्लियाई है तो वो केस फर्स्ट है। उसके अलावा दोनों केस तरफ ना सर, रिएक्शन के दोनों तरफ, मतलब हाँ प्रोडक्ट हाँ एंड रिएक्टेंट दोनों साइड एक एक न्यूक्लियाई है और एक एक पार्टिकल है, देन इट्स हाँ केस फर्स्ट। एक्सेप्ट दैट अगर कोई और तरीके से है तो उसको हम केस टू से डील करें तो हो जाएंगे हाँ ना क्वेश्चंस? हाँ, ऑब्वियसली हो जाएंगे। ओके सर, ओके सर। अब आप में से किसी ने पूछा कि कितना सिलेबस रह गया है। हाँ हाँ, बताओ बताओ। हमने सर दोनों हैवी वाला तो अभी नहीं किया ना। रिएक्टेंट्स में अगर 2 हैवी हो और एक लाइट हो। 2 हैवी का मतलब हैवी न्यूक्लियाई। हम्म, रिएक्टेंट में तो एक टारगेट होगा, एक एक इंसिडेंट पार्टिकल होगा हमेशा। तो उसमें अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि दोनों दोनों मान लो न्यूक्लियाई हो यस सर। तो एक्चुअली मैंने चलो इसे भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर मान लो कोई पर्टिकुलर ऐसा केस हो गया जिसमें चारों ही न्यूक्लियाई है, दैट्स इट। हालांकि मैंने कह दिया कि अगर लाइट न्यूक्लियस है उसे पार्टिकल मान लो, ठीक है। तो यस थोड़ा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता दूं कि केस फर्स्ट जो है वो ऐसा है कि वो नॉन रिलेटिविस्टिक है, ठीक है, और केस सेकंड रिलेटिविस्टिक है। तो अगर चारों न्यूक्लियाई है, एक तरफ 2 है और दूसरी तरफ 2 ही है, तो वो केस फर्स्ट ही है, क्योंकि वो हैवी न्यूक्लियाई है और वो नॉन रिलेटिविस्टिक है, तो उसमें आप केस फर्स्ट लगा दो। वैसे तो मैंने कहा कि एक पार्टिकल एक न्यूक्लियाई, और अगर लाइट है न्यूक्लियाई तो उसे पार्टिकल मान सकते हो, पर अगर बाई चांस कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें चारों ही हैवी है और लाइट कोई यस नहीं है, सर। पर क्योंकि वो न्यूक्लियाई है पार्टिकल नहीं है, तो वो नॉन रिलेटिविस्टिक है, उसको केस फर्स्ट कह सकते हो। केस सेकंड एक्चुअली रिलेटिविस्टिक है, जहां पार्टिकल ज्यादा इन्वॉल्व है। क्योंकि सर वो जो हमारा पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है ना सर, हाँ उसमें हम कभी कभी 2 हैवी न्यूक्लियस को भी सर कोलिजन कराते हैं। तो मतलब मैंने जैसे ऐसे सोचा था कि अगर दोनों हैवी का अगर कोलिजन हो और हमारा अगर 2 अगर नया अगर पार्टिकल बने तो। अगर दोनों दोनों का है, दोनों हैवी का हो और राइट में भी 2 हैवी मिल रहा है, या एक पार्टिकल एक यस सर, न्यूक्लियर मिल रहा है, तो वो केस फर्स्ट है। यस सर, लेकिन यस सर, लेकिन यस सर, लेकिन 2 हैवी कोलाइड करें और राइट में मान लो 3 मिल जाए कुछ, तो फिर वो यस केस सर, सेकंड है। तो फिर वो केस सेकंड है, यस क्योंकि राइट में एक पार्टिकल एक न्यूक्लियर होना चाहिए, या दोनों न्यूक्लियर हो जाए मान लो, तो वो केस फर्स्ट होगा, और 2 से ज्यादा तो केस सेकंड। यस। अब आप में से किसी ने पूछा कि कितना सिलेबस रह गया, तो हम ये कह सकते हैं कि सिलेबस अभी आधा ही हुआ है, आधा रह रहा है, ठीक है। तो सिलेबस की तो चिंता ना करो, क्योंकि सिलेबस तो फिर हमारा काम है पूरा कराने का। हालांकि हम मतलब टाइम वेस्ट ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ाना 50 घंटे और पढ़ा दिया 100 घंटे, ऐसा नहीं है। ऊपर नीचे 5 मतलब 5 to 10 आवर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक। तो अभी आधा हो गया है, आधा रह रहा है, ऐसा मान। तो अभी से ऐड करें क्लास को। सर एक चीज पूछना था, जो आपने क्वेश्चन के माइनस पी टारगेट का कराया है, कौन सा? के माइनस का जो रिएक्शन पी हाँ टारगेट से हाँ करना हाँ है के, सर उसमें जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, मेरा तो 468.68 एमईवी आ रहा है वो केडीएच। ये वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है, हाँ ये वाला। नहीं, इसमें आप टाइप करो, यही आएगा 2698। कहीं हो सकता है गलती करी हो। अच्छा ठीक है सर, मैं देखता हूँ, बताता हूँ। हाँ सर फिर मतलब 2-3 बार चेक किया लेकिन यही आया मेरा, तो इसलिए मैंने एक बार आपसे आप कहा डिस्कस करा। नहीं, एक बार फिर से नए पेज पे करो। जब हम उसी को करते हैं तो दोबारा वही गलती करते रहते हैं। इसमें देख लो, जो आपने मार्क्स रखे हो कहीं गलत तो नहीं होती है, उनका स्क्वायर भी करना है। हाँ उसका स्क्वायर तो किया, जैसे 498 प्लस 938 प्लस 1675 का होल स्क्वायर और माइनस 494 प्लस 494 का होल स्क्वायर, उसके बाद 2 into 938 किया है मैंने, यही कैलकुलेट किया है। ऊपर ऊपर जो है आपने एम के माइनस प्लस एमपी है, तो एम के माइनस पे रखा 494 और हाँ एमपी पे रखा 938। 938 राइट। अच्छा हाँ यही मैंने गलती की, सॉरी सर। क्योंकि आपने भी 494 ही कह दिया ना शायद। नहीं ठीक है सर, सॉरी, थैंक यू सर। 10 अब स्लाइड, आइए। हाँ ठीक है, 10 स्लाइड ये है। हेलो सर। हाँ सर एक ही स्टेटमेंट नीचे कर दो ना, कुछ देर पहले ये बोल रहे थे ना, जहाँ पर पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मतलब a प्लस एक्स फ्रॉम a प्लस एक्स टू b प्लस वाई हो रहा है इस पैटर्न के बाद, जहाँ पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है वहीं हम केस 2 लगाएंगे, है ना? हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो अब बताइए, एंड करें फिर क्लास को। कर दो सर, ओके।